दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम निकल पड़ी है गांव दर्शन कार्यक्रम के तहत टिहरी जनपद के जड़दार गांव की ओर। हम देहरादून से ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण कार्य तीव्र गति पर है। नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन उत्तराखंड के हमारे आज के खास कार्यक्रम गांव दर्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं रेणु उप्रेती। आज के हमारे खास कार्यक्रम गांव दर्शन में हम आपको टिहरी जनपद के जड़धार गांव के दर्शन कराने जा रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको नरेंद्र नगर, ऋषिकेश, आगरा खाल और खाड़ी जैसे कई स्थलों से भी रूबरू कराएंगे। अपनी इस यात्रा को हम सभी योग नगरी ऋषिकेश में पतित पावनी मां गंगा के तट से शुरू करने जा रहे हैं। सामने गंगा का बहुत ही सुंदर नजारा, प्राकृतिक सौंदर्य से सराबोर नीलकंठ की पहाड़ियां, परमार्थ निकेतन, लक्ष्मण झूला, राम झूला है। योग नगरी ऋषिकेश के गंगा घाटों का नजारा ही सुकून भरा है। यहीं से हमारी यात्रा ऋषिकेश से टिहरी गढ़वाल की तरफ बढ़ चली। ऋषिकेश गंगोत्री यमुनोत्री ऑल वेदर रोड का ये सुहाना सफर आपको यहां आने के लिए आमंत्रण दे रहा है। तो अब हम आ चुके हैं ऋषिकेश के बाद नरेंद्र नगर में। एक समय में नरेंद्र नगर टिहरी के राजा की राजधानी हुआ करती थी, जिसे टिहरी के राजा नरेंद्र शाह ने बसाया था। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर का पुराना नाम ओडाथली था। 1921 में टिहरी के अंतिम शासक नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर की स्थापना की। तब से ओडाथली से नरेंद्र नगर नाम प्रचलन में आया। तो हरी भरी खूबसूरत वादियों के बाद अपनी यात्रा में हम आ पहुंचे हैं आगरा खाल। आगरा खाल जो एक समय में यात्रियों के लिए सुस्ताने का अड्डा हुआ करता था। आज़ादी से पहले जब मोटर मार्ग का निर्माण हुआ होगा तो उस समय में भी ऋषिकेश से धरासू बैंड तक जो बस चला करती थी उसका भी पहला पड़ाव आगरा खाल ही था। अरबी और अदरक जो है यहाँ का काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो अदरक और अरबी की खरीदारी करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो प्रकार के अदरक आपको दिख रहे होंगे। एक पुरानी अदरक है, एक नई अदरक है। इन दोनों के दाम भी अलग हैं, स्वाद भी अलग है और जो भी यात्री यहाँ पर आते हैं अपने स्वादानुसार इन अदरकों की खरीदारी करते हैं। इसके साथ ही आप अरबी यहाँ पर देख सकते हैं। अरबी के साथ साथ दो तरह की अदरक मैंने आपको बताई। उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाना यहाँ पे चाहूँ तो कई प्रकार की जो दालें हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं और काफ़ी अच्छे से पैक्ड करके इनको रखा गया है। यात्री जो भी यहाँ पे आते हैं अपने स्वाद अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार इन दालों की खरीदारी करते हैं। आगरा खाल कभी गंगोत्री यमुनोत्री जाने वालों का एक निश्चित स्थान था। धीरे धीरे आवागमन के साधन विकसित हुए। इस कस्बे ने अब बाजार का रूप ले लिया। बाजार भी यहाँ सबसे अलग। यहाँ के बाजार में स्थानीय उत्पादों की खुशबू ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ आपको अरबी, अदरक, मीठी पहाड़ी ककड़ी, हल्दी, आलू, लाल चावल, विभिन्न प्रकार की दालें, स्थानीय फलों का जूस आसानी से उपलब्ध होता है। आगरा खाल चोटी पर बसा पहाड़ी बाजार है। यहाँ बाज व बुरांश का जंगल है तो ठंडक भी बनी रहती है। गर्मी का एहसास ही नहीं होता। हम काफ़ी 30-40 साल से यहाँ पे
काम कर रहे हैं, मतलब दुकान है हमारी। यहाँ पे हमारे यहाँ खेती होती है, अदरक, अरबी वगैरह, दालें वगैरह। यहाँ पे 2 प्रकार की अदरक है, पुरानी अदरक, नई अदरक। पुरानी अदरक वगैरह होगी चाय वाय के लिए बढ़िया रहती है, और नई अदरक सब्जी, अचार, सलाद के लिए बढ़िया रहती है। हमारे इस आगरा खाल बाज़ार के आसपास लगभग 20 गांव हैं जो अपनी खेती किसानी करते हैं, पशुपालन करते हैं। और यहाँ पर ये जो इसका व्यवसायीकरण हुआ नकदी फसलों का, या जो दूसरी परंपरागत चीज़ें हैं उनका व्यवसायीकरण हुआ, उसका श्रेय मैं समझता हूँ मेरे पिताजी स्वर्गीय लाला धर्म सिंह जी, जो लोगों को बार बार इन चीज़ों के लिए प्रेरित करते थे। जैसे यहाँ पे पिंडालू बहुत होता है, लेकिन पिंडालू केवल पिंडालू का यूज़ करते थे, उसका पत्ते का डंठल का यूज़ नहीं करते। तो पिताजी ने लोगों को पत्यूड़ बना करके बाज़ार में बेचने के लिए कहा। और जब कभी भी यहाँ के और भी पुराने जो दुकानदार थे, वो इन चीज़ों को बहुत उन्होंने पोषित और प्रेरित किया, जिसका आज हम देख रहे हैं कि तमाम इस आगरा खाल मार्केट में दूर दूर से लोग जो है स्थानीय उत्पादों को खरीदने आते हैं। अभी खीरा केवल कसमोली गांव से आता था यहाँ पर, और 100 के लगभग वहाँ परिवार हैं, और लगभग एवरेज हमने लगाया कैलकुलेट करके, तो 30,000 रुपये की खीरा एक परिवार बेचता है, तो 30 लाख रुपए की वो काकड़ी बेचते थे। उसके साथ साथ अन्य फसलें जैसे मटर का उत्पादन है, वो भी एक कमर्शियल खेती है, भुट्टा है, मिर्चें हैं। तो ये ऐसी फसलें हो गई। इस बार भुट्टे पे जो यहाँ की मकई होती है वो बहुत मीठी और स्वादिष्ट। हमारा मानना यह और कहना भी ये था कि स्थानीय स्तर पर जो है बीज क्रय किया जाए, बीज ग्राम तय किए जाएं, और वहीं से ही उन काश्तकारों को पहले से चिन्हित करके उनका एक कार्ड बना दिया जाए कि वो अदरक इधर उधर न बेच करके केवल बीज के लिए जो है उद्यान विभाग को या दूसरी एजेंसी को जो गवर्नमेंट तय करे उनको दें, ताकि यहाँ के वातावरण में पैदा हुआ बीज जो है यहाँ सर्वाइव अच्छे से कर सकेगा। हम बिल्कुल जड़धार गांव के निकट खाड़ी में पहुंच गए। खाड़ी भी कभी चिपको आंदोलन की केंद्र स्थली रही। जड़धार गांव में आपका स्वागत है। जड़धार गांव का पहला पड़ाव पिपलेश्वर महादेव मंदिर है। मंदिर परिसर में पिपलेश्वर महादेव के नाम से बैसाख के माह में इस क्षेत्र का भव्य मेला होता है। यहाँ पर ये पीपल का पेड़ भी लगभग 400 साल पुराना बताया जाता है। पास में चिल्ड्रन पार्क और सरोवर ग्रामीण पर्यटन की नई कहानी बता रहा है। इसी सरोवर में बच्चों के लिए नाव भी उपलब्ध है। पास में एक सामुदायिक भवन भी है, जहां स्थानीय लोग बैठकर किसी सामूहिक कार्य में शिरकत करते हैं। पार्क होने से यहां बच्चों के लिए अच्छा वातावरण भी उपलब्ध रहता है। तो आखिरकार अपनी यात्रा में हम लोग पहुंच चुके हैं जड़धार गांव में। ये वही गांव है जिसने नकदी फसल, बीज संरक्षण और परंपरागत खेती का मूल मंत्र दिया था। इस गांव के विजय जड़धारी ने परंपरागत खेती व बीज संरक्षण का मंत्र दिया है। इसके साथ ही यहाँ के सरबजीत हैं जो हस्तशिल्प कला के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। और तो और यहाँ चिपको आंदोलन में भी कई शूरवीर हैं जो इसी गांव से आते हैं। इसके साथ ही पहाड़ को नकदी फसल देने का मूल मंत्र भी जड़धार गांव से ही आता है। तो चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं जड़धार गांव के और मिलाते हैं कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने इस गांव की समृद्धि और खुशहाली के लिए अपना योगदान दिया है। मेरी ग्राम सभा की जो मुख्य पहचान है वो हमारे माँ सुरकंडा के मंदिर से होती है, जो माँ सुरकंडा का सिद्ध पीठ मंदिर है हमारे उत्तराखंड में, और बड़े भव्य रूप में माँ सुरकंडा का मंदिर है। और यहाँ हमारा गांव माँ सुरकंडा का मायका कहलाता है या मैत है हमारी ग्राम सभा। इसी वजह से हमारी ग्राम सभा को मैती जरदारी के नाम से भी जाना जाता है। और बहुत ही जो आसपास के जितने भी क्षेत्रवासी हैं, ग्रामवासी हैं, सभी लोग हमको माँ सुरकंडा के मैती से जाने जाते हैं, मैती जरदारी।
जय बोलो गणेश को, उमा और महेश को, बारंबार परिणाम है, बारंबार परिणाम है, बारंबार परिणाम है, बारंबार परिणाम है। दुर्गा जिनका नाम है, सूर्यकंडा उनका धाम है। दुर्गा जिनका नाम है, सूर्यकंडा उनका धाम है। ऐसे शेरा वाली को बारंबार प्रणाम है, ऐसे शेरा वाली को बारंबार प्रणाम है। हमारी पहचान माँ सुरकंडा से बनी है, क्योंकि माँ सुरकंडा के मैती हम, और पहले के ज़माने माल जाते थे तो माल कंडी के ऊपर माँ को लाए थे। उस समय से माँ सुरकंडा के मैती कहलाते हम। और आनंद सिंह जरदारी ने मंदिर की स्थापना की है। और हमारे यहाँ तीसरे साल देवी का यहाँ भव्य मेला लगता है। हर एक साल छोड़ के देवी यहाँ पे आती है। खेती किसानी पशुपालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। आजकल खेतों में धान, चौलाई, विभिन्न प्रकार की दालें, मंडुए के हरे भरे खेत, सब्जियां एकदम तैयार हैं। दिनपाल सिंह नेगी गांव के प्रगतिशील किसान हैं। वे खेती को नई तकनीक से करते हैं और पॉली हाउस में सब्जियां उगाते हैं। हम लोग पहले से पारंपरिक खेती करते आ रहे हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि कुछ संरक्षित खेती की जाए, जिसके अंतर्गत मैंने कृषि विभाग टिहरी गढ़वाल से अनुदान पे 100 वर्ग मीटर पे एक पॉली हाउस लगाया है, जिसमें मैं संरक्षित सब्जी उत्पादन करता हूँ। इससे हमें फ़ायदा है कि अत्यधिक ओलावृष्टि से हमारे फसलों की सुरक्षा हो जाती है और ज़्यादा बारिश से बचाव हो जाता है। पॉली हाउस के अंदर जो हम उत्पादन लेते हैं उसकी गुणवत्ता बहुत उच्च तरीके की होती है, जिससे हमें बाज़ार में अच्छा रेट भी मिल जाता है। और इसी वर्ष मुझे जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रथम किसान के रूप में सम्मानित किया गया है। और मैं अन्य किसानों से यही कहूँगा कि वो कृषि विभाग के सहयोग से संरक्षित खेती की ओर अपना प्रयास करें। हाथ से चलने वाले ट्रैक्टर की मदद से दिनपाल सिंह कृषि कार्यों को सरल बना रहे हैं। ये कृषि यंत्र उन्हें मैन पावर की सहूलियत दे रहे हैं। और ये है पावर वीडर। ये कृषि विभाग द्वारा कृषकों को 80% अनुदान पे दिया गया है। ये इसमें 7 HP का इंजन है और एक गियर बॉक्स है पीछे। इसमें 2 फॉरवर्ड गियर है और एक रिवर्स गियर है। अभी पहाड़ों में पशुपालन कम हुआ है, तो उसकी जगह पे लोग अब इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। कभी अदरक लगाते हैं, कभी मिर्च लगाते हैं, और जैसे धान है, धान भी लगाते हैं। अब पक गई धान, और गेहूँ बोते हैं। अब आगे हम गेहूँ बोएंगे। और बहुत सी फसल है, जैसे तोर है, नौरंगी है, और लहसुन भी लगाते हैं, प्याज भी लगाते हैं। बहुत सारे हैं, जैसे राई, मूली सब उगाते हैं हम लोग गांव में। और जैसे भैंस भी पालते हैं। ये हमारी भैंस है, अभी एक बड़ी वाली बिक गई है, छोटी है ये ना, छोटी सी भैंस है। और जब आगे पालेंगे हम इसे, तो आगे दूध भी देगी। साटेन, जंगोरो, कोदो, बटन, मार्सो खराब हो। आज बारिश होगी, बरखा होगी, खेती खराब। और सुंगर, बांदर, सब खेती बर्बाद होगी। कुछ नहीं हमारा हाथ लगन लगी। सारा जंगल होगी ना, खेती बाड़ी बोर बेटी बारी कर देनी है ना, तो जंगल होगी। तब जो कोई करो रही वही तो रख दे नहीं बांदर गोड़ी। मैं नागनी डिग्री कॉलेज में पढ़ती हूँ और छुट्टियों के समय मैं बकरियाँ चरा लेती हूँ और अपनी मम्मी पापा की भी मदद कर लेती हूँ। ये गांव नगदी फसल, बीज संरक्षण और शिल्पकला के लिए विख्यात है। इसी गांव के सरबजीत ने शिल्पकला का नया आयाम दिया।
ये वही गांव है जहां के विजय जड़धारी ने दुनिया में परंपरागत बीज व खेती को संरक्षित करने का मंत्र बताया। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। मैं गाय भैंस पालती हूँ और भैंस से दूध भी निकालते हैं, दूध बेचने भी जाते हैं। और मैं गाय भैंस पाल दूँ, दूध बेच दूँ और घर का डोखरा भी कर दूँ, मनरेगा में काम कर दूँ। मेरा नाम शैला देवी है और मैं भैंस भी पालता हूँ, घास भी काटता हूँ। घास मोल कर दूँ, भैंस गोरू पाल दूँ और दिहाड़ी मजूरी कर दूँ, मोल पाते खेती बाड़ी कर दूँ और डोखर पूर्ण कर दूँ, घास पात काट दूँ, भैंस गोरू छनी नम पण डोखर पूर्ण कर दूँ। मेरू पहाड़े रंगीलो पहाड़े, मेरू पहाड़े रंगीलो पहाड़े, इच्छा जन्म भूमि। मेरू पहाड़े रंगीलो पहाड़े, रंगीलो पहाड़े। ये गांव जितना हरियाली युक्त है उतनी ही इस हरियाली के लिए विजय जड़धारी ने कई काम किए हैं। बीज संरक्षण के लिए उन्हें इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, गण विभूति पुरस्कार जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। जड़धार गांव में एक काफ़ी घना जंगल है जिसे विकसित करने में विजय जड़धारी का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके साथ ही चिपको आंदोलन में भी विजय जड़धारी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विजय जड़धारी यहाँ दूर दराज गाँव में रहकर पर्यावरण संरक्षण के कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। चिपको आंदोलन की सफलता के बाद विजय जड़धारी अपने जड़धार गांव आ गए और शेष कार्यों में जुट गए। 1980 में श्री जड़धारी ने गांव की बंजर भूमि को हरा भरा करने की शपथ ली। गांव की महिलाओं के साथ मिलकर इस पहाड़ी पर जंगल बंद का आह्वान कर दिया। 42 साल बाद बंजर पहाड़ी जंगल का स्वरूप ले चुकी है। 1980 के एकदम शुरुआती दौर में चिपको आंदोलन की लड़ाई जब सफल हो गई, जब 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हरे पेड़ों का व्यापारिक कटान बंद हो गया, तो हम लोग थोड़ा हल्के हुए और अपने गांव की ओर आए। मैंने अपने पिताजी के साथ खेती करनी शुरू की। तो खेती में क्या हुआ उस दौरान कि मुफ्त के बीज मिल रहे थे, रासायनिक खादें मिल रही थी और बीमारियां आ रही थी तो कीटनाशक भी मिल रहे थे। तो खेती जब शुरू की तो पहले साल जो हमने धान लगाया, गेहूँ भी लगाया, तो पहले साल बम्पर क्रॉप हो गई, बहुत उपज बढ़ गई। जहाँ 1 बोरा होता था वहाँ 1.5 बोरा होता था, क्योंकि उसके साथ रासायनिक खाद भी आई थी और रासायनिक खाद आई तो कुछ हल्की हल्की बीमारियाँ भी दिखाई दी। तो एक हमारे मानस पर खासकर एक बात थी, चिपको आंदोलन का एक नारा था, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। मिट्टी की चिंता, पानी की चिंता और हवा की चिंता, ये मेरे दिमाग में थी। तो मैंने सोचा ये बढ़ गई है, पहले साल उपज बढ़ गई है, तो दूसरे साल उसी बीज का इस्तेमाल किया और रासायनिक खाद नहीं डाली, और रासायनिक खाद नहीं डाली। फिर तीसरे साल भी उसी बीज का उपयोग किया, तो देखा कि उपज जितनी पहले साल हुई थी उतनी नहीं हुई, दूसरे साल और कम हो गई, तीसरे साल और ख़राब हो गई, पहले के बराबर में। तब एक बात दिमाग में आई कि रासायनिक खाद हमारी खेती को नशेबाज बना रही है, ज़मीन को भी नशेबाज बना रही है, फसलों को भी, और साथ ही शायद हमारे स्वास्थ्य को भी ख़राब कर रही है। जब अपने पिताजी और बुज़ुर्गों से साथ बात की तो उन्होंने कहा, अरे आप लोग तो जंगल बचाने की बात करते थे, यहाँ कितनी तरह के बीज होते थे जो लुप्त हो गए। धान की प्रजातियाँ उन्होंने बताई, झांसू होता था, रिखा होता था, कफलिया होता था, रामजवान होता था, कहाँ। तो हमने कहा वो बीज कहाँ चले गए? तो उन्होंने बताया कि जब से नए बीज आए हैं, हम पुराने बीज किसानों ने खो दिए।
तो ये चिंता आई कि कहाँ मिलेंगे वो बीज। तो शुरू में मुझे बड़ा शौक़ लगा कि बीज ढूंढने चाहिए। तो ढूंढे तो अपने आसपास रिश्तेदारी में, थोड़ा दूर दूर के गांव में गए तो वो बीज वहाँ मिले। तो मैंने फिर अपने आप वो बीज उगा के और लोगों को दिखाने शुरू किए कि एक अभियान जो मैं एक चला रहा था, फिर ये एक आंदोलन की तरह हमने इसकी शुरुआत की, बीज बचाओ आंदोलन। और दूर दूर के गांव तक हम पहुँचे और तरह तरह के बीज हम लोगों ने इकट्ठे करके अपने खेतों में, क्योंकि मैं मूलतः एक किसान हूँ, अपने खेतों में उगा के अब फिर बीज का एक आंदोलन के तौर पर लोगों को देना शुरू किया। और ये हमारे मानस में आया, जो ये हरित क्रांति आ रही है, ये हमसे हमारे बीज छीन के एक तरह से परनिर्भर बना रहे हैं। खेती एक हमारी जीवन पद्धति, संस्कृति और आजीविका है, और आत्मनिर्भरता है, और किसी तरह की लागत हमारी पारंपरिक खेती में नहीं लगानी होती है। तो फिर हमने महिलाओं के साथ बातचीत की कि ये जो हमारा बारहनाजा है ये हमारे लिए किस तरह लाभदायी है। तो महिलाओं की तरफ से एक बात आई, उन्होंने बोला कि देखिए बारहनाजा में, मंडवा में, झंगोरा में जो हमारा ऊंचा धान है उसमें हमारे लिए अनाज होता है और हमारे पशु के लिए चारा भी मिलता है। यानी खेती और पशुपालन का रिश्ता इससे मजबूत होता है और हमारी मिट्टी के लिए ये भी अच्छा है। तो लेकिन ये सोयाबीन है, ये तो सिर्फ बाज़ार के लिए है। उस समय प्रचार किया गया सोयाबीन से दूध मिलेगा, तेल मिलेगा, प्रोटीन है उसमें ज़्यादा। तो ये एक हम लोगों को एक सीख मिली कि हमारी जो मिश्रित खेती है बारहनाजा, जिसमें तरह तरह की चीज़ें हमारे पोषण के लिए मिलती हैं, हमारे पशुधन के लिए मिलती हैं, और जो हर तरह से सक्षम है जो बारहनाजा की खेती। सूखा पड़ जाएगा तो तब भी होगी, जंगली जानवर आएगा तो एक दो चीज़ खाएगा तो दूसरी बच जाएगी। तो मतलब हमारी आत्मनिर्भरता और जो खाद्य सुरक्षा है और पोषण सुरक्षा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये जो बारहनाजा की खेती है। और इसमें जो मंडवा होता है, मंडवा के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा कैल्शियम मंडवा में होता है। धरती में जो कुछ है विविधता है, और जो खेती में जो विविधता है एक प्रकृति की बहुत बड़ा उपहार है। और खेती में जो बारहनाजा पद्धति, जो मिश्रित खेती की पद्धति, जिसमें 12 अनाज से लेके और 20-22 अनाज तक या कहीं 3-4 तरह के अनाज मिश्रित तौर से उगाते हैं, ये जंगलों से लोगों ने सीखा। जंगल कहीं एकल नहीं होता है, जंगल में विविधता होती है, इसलिए खेती में भी हर तरह की विविधता होनी ज़रूरी है। विविधता सारे रोगों को दूर करने वाली है। विविधता प्रकृति का एक नियम है, जो हमारी जैव विविधता है वो पर्यावरण का, पारिस्थितिक तंत्र का एक मूल है। 1984 में उन्होंने अस्कोट से अराकोट की यात्रा की। इस यात्रा में ही बीज बचाओ का विचार आया तो बीजों का संकलन किया गया। उनके पास 12 अनाज के अलावा सैकड़ों प्रकार के स्थानीय उत्पादों के बीज हैं। उनके पास अकेली राजमा के ही 6 किस्म हैं। वे बीज को ही एकत्रित नहीं करते, वे प्रायोगिक कार्य भी करते हैं। जितने उनके पास बीजों का संकलन है उतने ही वे अपने खेतों में उगाते भी हैं। हमने ढूंढा कि धान की 350 के लगभग प्रजातियां भी पहाड़ में हैं जो पारंपरिक प्रजातियां हैं। गेहूं की 332 प्रजातियां हैं। आपको ताज्जुब होगा, राजमा को हम 2-3 कलर में देखते हैं, लेकिन हमने 220 तरह की राजमा अपने ढूंढी है। और आज भी मैं 220 तरह के राजमा खुद मैं अकेले अपने खेतों में उगा लेता हूँ, और इन बीजों को बांटने का काम। नौरंगी को 9 रंग कहते हैं, लेकिन 9 रंग की बात अगर करेंगे, 9 रंग की बजाय 25-30 रंग की नौरंगी, जिसको रैंस भी कहते हैं, राइस भी अंग्रेजी में बोलते हैं, इसकी प्रजातियाँ मैंने ढूंढी है। जो दुर्लभ से दुर्लभ
ख़त्म हो रहा है, कौनी ख़त्म हो रहा है, हमारे यहाँ से चुना ख़त्म हो रहा है। तो हम लोगों ने इनको बचाने के लिए झंगोरे की 8-10 प्रजातियाँ हमने ढूंढी हैं और कौनी की 3-4 प्रजातियाँ ढूंढी हैं। और मैं बात करा भट्ट की, भट्ट कितना महत्वपूर्ण है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ 7-8 तरह का भट्ट है। कुल मिला के 400 से भी अधिक बीजों का मतलब कलेक्शन हमारे पास अभी भी है। अब भंगजीर कितना महत्वपूर्ण है, मैं भंगजीर की बात कर रहा था। भंगजीर दुनिया का बहुत ही न्यूट्रिटिव, बहुत ही पोषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और दुनिया के सबसे महंगे तेलों में भी है। अब भंगजीर में आप देखिए पुराने लोग कितने समझदार होते थे। जब बुखड़ा बनाते थे, चूड़ा बनाते थे, तो भंगजीर के साथ उसकी पत्तियाँ मिलाती थी बहनें कूटते समय, उससे खुशबू आ जाती थी। लेकिन अब वैज्ञानिक शोधों से पता चल रहा है कि भंगजीर के पत्तों में भी ओमेगा-3 और ओमेगा-6 होता है। विजय जड़धारी को राष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार सहित अन्य राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्र स्तर पर कई बार सम्मानित किया जा चुका है। हमारे यहाँ फसल तो सब कुछ होती है, हरियाली है सारा। अपनी मिन्नत करती है तब खाती है, फसल आप ही बोती है, आप ही काटती है। फसली तो है, गात है, भट्टा है, तिल है, राजमा है, कई किस्म की राजमा है, धान पुराना धान है, पहली का धान है हमारा बारनाज है, उगाती धान भी। और रात को सूंगर है, दिन को बंदर है। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम गांव दर्शन में हमने आपको टिहरी जिले के चंबा ब्लॉक में स्थित हेमल घाटी के जड़धार गांव की यात्रा कराई। इस गांव की खूबसूरती को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यहाँ के खेत खलियान और यहाँ के रास्ते यहाँ के विकास की कहानी बयां करते हैं। यहाँ के किसान आज भी परंपरागत खेती कर यहाँ की फसलों को बचाए हुए हैं। यहाँ के लोगों से बातचीत कर हमने इस गांव की हरियाली और समृद्धि को बखूबी जाना। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य गांव में और कराएंगे उस गांव के दर्शन। तब तक के लिए मुझे और दूरदर्शन उत्तराखंड की पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।